जब शेयर बाजार गिर रहा था तो लोग बातें कर रहे थे कि ये घटना हो जाएगी, उसके बाद शेयर बाजार को एक सपोर्ट मिलेगा, एक क्यू मिल जाएगा, ये घटना हो जाएगी तब मिलेगा। लेकिन एक के बाद वो सारे इवेंट होते जा रहे हैं, लेकिन उस कोई भी इवेंट शेयर बाजार को सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। चाहे बजट का इवेंट हो, रिजर्व बैंक का इवेंट हो, या फिर अब मोदी और ट्रंप की मुलाकात भी हो गई, फिर भी शेयर बाजार को लगता है कि अब पता नहीं किस बात का इंतजार है। और इस बीच लोगों के पोर्टफोलियो लाल होते ही जा रहे हैं। अब हर किसी के मन में ये सवाल उठता है कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। क्या कोई ऐसी वजह है जिससे हम सब अनजान हैं और जो बेच रहे हैं सिर्फ उन्हीं को इस बात का पता है, या फिर जिस तरीके से गिरावट आई है शेयर बाजार में, अब एक आम निवेशक को समय आ गया है कि अब डर खत्म करने के लिए वापस से शेयर बाजार में धीरे धीरे करके पैसा लगाने का। ऐसे तमाम सवाल इन दिनों आपको आम तौर पे सुनने को मिल जाएंगे। आपसे कई बार आपके मन में होगा, कई बार ऐसे सवाल आपसे पूछ रहे होंगे लोग। तो इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज आवाज़ अड्डा में। और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। इसमें सुनील सुब्रमण्यम साहब हैं, पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल साहब हैं, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल साहब हैं, और मोजैक एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर और सीईओ मनीष डांगी साहब हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। हम लोग हर फ्राइडे को ये शो करते हैं और इस उम्मीद के साथ करते हैं कि शायद अब ये गिरावट इसी हफ्ते रुक जाएगी, लेकिन हर हफ्ता एक नई गिरावट का दौर देखने को मिलता है। सुनील सुब्रमण्यम साहब, अब तो बहुत हो गया। अब तो आपको ट्रंप साहब, मोदी साहब मिल भी लिए, कोई वैसी दुर्घटना भी नहीं हुई, अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब तो समझ जाना चाहिए, फिर भी डर बना हुआ है। क्योंकि देखिए, ये सब जो चीज, उसमें बजट एक पॉजिटिव टिक था, आरबीआई पॉलिसी एक पॉजिटिव टिक था, मगर अभी भी अर्निंग सीजन की जो पूरी आंकड़े नजदीक आ रहे हैं ना, वो शायद ग्रोथ दिखा रहे हैं, मगर उम्मीद से कम ग्रोथ दिखा रहे हैं। और वो खाली वो नहीं, फ्यूचर आउटलुक की जो गाइडेंस मिल रहा है इन कंपनियों से, वो भी बहुत खास सपोर्ट नहीं दे रही है। और फिर आपने देखा कि आरबीआई गवर्नर ये भी वो 6.8 के 6.7 के करीब उन्होंने प्रोजेक्ट किया, पर अभी तक के आंकड़े उसको पूरी तरह सपोर्ट नहीं दे रहे। तो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ और डोमेस्टिक अर्निंग्स, ये दोनों अभी तक सपोर्ट नहीं दे रही है। और बाकी के जो भी चीज है कि कंजम्पशन आएगा, अगर 1 लाख करोड़ पैसा लोगों के हाथ में गया तो कितना कंजम्पशन में डालेंगे, कितना सेविंग में डालेंगे, ये बात उठती है। और फाइनली मैं कहूंगा कि जो सेक्टर रोटेशन और कैप कर्व का रोटेशन हो रहा है, क्योंकि जो एफआईएस की सेलिंग के कारण डोमेस्टिक के फंड फ्लोज बहुत ज्यादा है। इस महीने भी देखे अपना 40,000 से ज्यादा करोड़, 38,000 प्योर इक्विटी में और 8,000 हाइब्रिड में मिला है। तो 40,000 से ज्यादा करोड़ पैसा मार्केट में डलवाने के लिए डोमेस्टिक के पास पैसा है। और जनवरी एंड की कैश बैलेंस देके 1.85 लाख करोड़ है म्यूचुअल फंड के पास। तो क्या उधर हो रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा गिरावट हो रहा है, डिस्पाइट एफआईएस बेच रहे हैं लार्ज कैप को, और म्यूचुअल फंड मैनेजर स्मॉल एंड मिड कैप को बेचकर, जहां पे वैल्यूएशन थोड़ी महंगी थी, उस लार्ज कैप को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पूरा तो नहीं खरीद पा रहे हैं, इसलिए उधर थोड़ा करेक्शन हुआ है। मगर एफआई के मन में इतना करेक्शन नहीं हुआ अभी तक कि ये रिवाइज्ड अर्निंग्स फोरकास्ट को हाथ में ले जाए। तो मेरे ख्याल में अभी भी उनके मन में इंडिया एक वैल्यूएशन के डिस्काउंट पे नहीं आई है, अभी भी प्रीमियम में चल रही है। तो जब ये स्थिति थोड़ी बदलती है, यानी आपको अर्निंग्स गाइडेंस और सीजन की जो आंकड़े फ्यूचर की है वो अदर बेहतर दिखने लगे, और ये ट्रंप और मोदी की मिलावट में देखिए कोई नेगेटिव नहीं था, मगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात है वो उसके ऊपर एक डार्क क्लाउड की तरह उस पर बैठी है। और इंडिया और यूएस में डिफरेंस है 6% का, यानी हम 9% टैरिफ लगाते हैं और वो 3%। तो 6% का जो डिफरेंस है वो लेवल हो जाएगा तो कोई इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब चीज के कारण मार्केट अभी भी उतनी एक खुश की हालत में नहीं है, वही मैं कहूंगा। नहीं, लेकिन मोदी ट्रंप पे थोड़ा सा मैं और फोकस आपसे चाहूँगा, बाकी मेहमानों के पास भी उसके बाद जाऊँगा मैं, कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ की आपने बात की, उसमें अगर बहुत ही आप कमोडिटी वाइज घुस के देखेंगे ना अंदर जा करके, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं जहाँ पे आप हम जितना लगाते हैं उतना आप लगा दीजिए। आप लगा भी दिएगा तो आप ही नुकसान में रहेगा, हमें नुकसान में नहीं होगा। और एक रिसर्च मैंने देखा, इसमें यह था कि पिछली बार जब रेसिप्रोकल टैरिफ जैसी कुछ टैरिफ और शुरू किया था ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में, तो नुकसान उन्हीं को हुआ था। बाकी चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ गया, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ गया। तो ये एक तरीके से ड्यूटी लगाने की बजाय बार्गेन टेक्निक ज़्यादा है, इसलिए मार्केट मुझे लगता है कि सिर्फ सेंटिमेंट पे ज़्यादा डरा हुआ है।
नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ट्रम्प की टैरिफ अब एक्चुअली ट्रम्प टैंट्रम या ट्रम्प थ्रेट है। हम्म, तो वो बिजनेसमैन है, वो इस टैरिफ को यूज करके नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मार्केट हम्म, अनसर्टेन है कि नेगोशिएशन किस तरफ जाके रुकेगी ना, ये किसी को हम्म, पता नहीं। जरूर ये है कि हम डिफेंस और एनर्जी अमेरिका से खरीदेंगे, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर उधर से गाड़ियां, टेस्ला गाड़ियां, ये गाड़ियां पे हमने ड्यूटी कम करा दी यहाँ पर, तो डोमेस्टिक ऑटो हम्म, मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंपटीशन तगड़ा बढ़ जाएगा। तो ये अनसर्टिनिटी मार्केट को हम्म, पसंद नहीं है। तो इसलिए हम्म, ट्रम्प भी बहुत समझदारी से क्या कर रहे हैं, वो टैरिफ की थ्रेट को लगा लगा कर वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया का क्या हालत होगा ये अभी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। मनीष डांगे साहब, ये ट्रम्प का खौफ कब तक रहेगा बाजार में? जी, अगर इकोनॉमी के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो 2-3 साल रहेगा। मार्केट के स्टैंड पॉइंट से देखें तो 6-12 महीनों में मार्केट पोटेंशियल फ्यूचर को डिस्काउंट कर लेगा। आज के 3 महीनों पहले तक आप ये सोच रहे थे कि ये ट्रम्प 1.0 जैसे थोड़ा सा टेंट्रम्स करेगा एंड छोटा मोटा बार्गेन करके अपने डोमेस्टिक क्राउड के लिए विक्ट्री घोषित करेगा एंड दैट इज इट। तो आपकी आपका नेटवर्क कुछ कमज़ोर है, शायद ऑडियो चला गया है। एक बार दोबारा से कनेक्ट होंगे तो फिर हमसे बाकी बातचीत करेंगे। अभय अग्रवाल साहब, इन्होंने बड़े अच्छे से कहा मनीष डांगे जी ने कि 6-7 महीने की बात है, मार्केट उसको फैक्टर इन कर लेगा, उसके बाद इकोनॉमी पे 2-3 साल लगेगा। आप लोगों का असेसमेंट क्या कहता है? जी देखिए, मुझे ऑफ कोर्स जो ग्लोबल लेवल पे हो रहा है ट्रम्प टैरिफ और ये सब है, ये कंट्रीब्यूटिंग रीजंस हैं इंडिया में मार्केट करेक्शन के। आपका सवाल था कि जो मार्केट करेक्शन है इंडिया में कितना डीप और जाएगा, क्यों हुआ। मैं उसी का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा एनालिसिस ये है लक्ष्मण जी की, जो हमारा करेक्शन है उसमें काफ़ी कुछ हमारी वजह से है। हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत पुअर हैं कंपेयर टू व्हाट एक्सपेक्टेशन वाज। और ये हमने सितंबर से देखा। हम बोल रहे थे कि जो कंजम्पशन लेड ग्रोथ है वो एकदम गिर चुका है। और वो इसलिए गिर चुका है क्योंकि बाइंग पावर कस्टमर के पास है नहीं। हाई टैक्स, हाई इन्फ्लेशन, हाई ईएमआई, तीनों का ये तीनों चीज़ें मिलके इन्होंने बाइंग पावर को एकदम कम कर दिया था। और उसका नतीजा हमने देखा दिसंबर के रिजल्ट्स में और उसके पहले सितंबर के रिजल्ट्स में भी। अब थोड़ी रिकवरी है पर अभी भी अर्ली डेज हैं। तो मुझे लगता है मार्केट ने थोड़ा देर से इस बात को समझा। मार्केट थोड़ा डिनायल मोड में था कि अर्निंग्स जो हैं, और जो एनालिस्ट भी हैं, जो मैं देखता था रिपोर्ट सबकी बहुत ही रोजी टारगेट्स की, पैसा आता रहेगा, एफपीआईज कहाँ जाएंगे, एफपीआईज के लिए इंडिया ही ग्रोथ स्टोरी है। तो वो आई थिंक वो जो सारे भ्रम थे वो सब टूट गए हैं अब। और जो जिस हिसाब से सेलिंग हो रही है, रोज की रोज डिप पे कोई लेता है फिर वो गिर जाता है, तो कॉन्फिडेंस भी पूरा शेकन है। तो इस माहौल में एक किसी को ब्लेम करना कि ट्रम्प के टैरिफ की वजह से मार्केट गिर गया, मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से मार्केट गिरा है या फिर उसकी वजह से ऊपर जाएगा। आई थिंक हमें अपने ही इंटरनल अर्निंग्स पे फोकस करना पड़ेगा कि कैसे हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है ग्रोथ कैसे वापस आएगी, और वही अट्रैक्ट करेगा इस वैल्यूएशन पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को। फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर एक एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के स्टार्ट होते ही 8-9% का हमने जंप देखा यूएस डॉलर में। और उसके साथ जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी काफी स्पाइक हुई। अभी भी 30 साल का बॉन्ड यूएस डॉलर का 4.7 4.8 के रेट पे चल रहा है। तो इन यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ और हाई यील्ड्स जो है यूएस बॉन्ड्स की, उनको मैं देखूं तो वो डोमेस्टिक मार्केट में काफी अट्रैक्टिव है अभी इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वहां के। तो ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सडनली कोई रिवाइवल हो जाएगा, अनलेस यूएस डॉलर करेक्ट हो जाए, वापस 103 102 की तरफ चला जाए और यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो गिर जाए, तभी एक एमर्जिंग मार्केट्स की तरफ फ्लो वापस बनेगा। पर हम मुझे लगता है कि वो जब आसार होगा दिख तब नहीं होगा, रहे वो हैं। हम उसके बारे में वो कुछ नहीं कर वही सकते मैं कह हैं। रहा था कि इस पे ये आसार कोई दिख नहीं रहे हैं, जितना आप कह रहे जी हैं जी कि डॉलर वहां पहुंच जाए, इसके कोई आसार तो हमें दिख नहीं रहे, ना तो कोई खास वजह दिख रही है। अभिषेक जी। लक्ष्मण जी अपने कई बार शो में ये चर्चा कर चुके हैं, इसी पैनल के साथ ये चर्चा कर चुके हैं कि मार्केट बहुत समय तक हेवी रहा है। एंड ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं ये एक तरह का आप फंडामेंटली अलाइनमेंट कह सकते हैं जो हम हमारे मार्केट में आ रहा है, बिकॉज ग्लोबली हमारा मार्केट एक्सपेंसिव था।
इसमें कोई डिनाइल नहीं है। दूसरी बात, एफआई की जहां तक सेलिंग की बात उठ रही है, वो तो इंडिपेंडेंटली लास्ट 12 महीने का वही ट्रेंड है। तो बिल्कुल ऐसा तो हुआ नहीं कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी आई और सडनली कुछ ट्रेंड चेंज हो गया। FIs has been a seller and they have been selling massively for the last 6 months। अगर हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ पे बस ये हो रहा था कि डोमेस्टिकली कोई सेलिंग नहीं हो रही थी, चाहे वो कोई भी वर्क के इन्वेस्टर आप कह लें। एंड अब जो एक करेक्शन आया, उसमें एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग भी मैं कह सकता हूँ कि जो लंबे समय तक जिन्होंने होल्ड किया था वो भी एक ट्रिगर हो गया। एंड सेकेंड है कि क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ से नहीं है मार्केट को और ऊपर ले जाने के लिए, एंड वैल्यूएशन जो कहीं कहीं पे स्मॉल एंड मिड कैप में फ्रॉथ हमने देखी थी, तो उसी का ही नतीजा है कि हमने इस तरह का करेक्शन देखा है। रही बात टैरिफ की जो बात कर रहे हैं ट्रम्प की, मुझे नहीं लग रहा कि हमारी जो ये सेलिंग है इसका कोई डायरेक्ट इतना बड़ा को रिलेशन ट्रम्प के टैरिफ प्लान से लेके है। ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट ग्लोबली हर कंट्री वाइज आएगा, बट अभी की जो सेलिंग है उसको मैं इस इवेंट से डेफिनेटली लिंक नहीं करूंगा। एंड अभय ने बिल्कुल एक इस सही बाजार पॉइंट में जो रखा कि गिरावट है हमारे उसका ट्रम्प से कोई लेना देना नहीं है। ट्रम्प का आना, मुलाकात होना और इससे बहुत ज़्यादा सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मनीष डांगे जी, आप कितने सहमत थे इससे? चूँकि आप जहाँ तक बोले, जहाँ तक हम लोग सुन पाए, चूँकि बीच में आपका ऑडियो चला गया था, कि आपने कहा था कि 6-7 महीने मार्केट के लिए रहेगा ये फियर और 2-3 साल इकोनॉमी के लिए। इससे आगे की बात हम लोग सुन नहीं पाए, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रहे थे, ऐसा हम लोग समझ पा रहे थे। नहीं, मार्केट के लिए इसलिए शॉर्ट टर्म में हो जाएगा क्योंकि जो महापंडित लोगों ने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शनल स्टोरी वीव की थी वो अनवाइंड हो रही है। एक रूटीन इकोनॉमी को आप अगर ओवर सेल कर दें तो उसका आफ्टर इफेक्ट्स जो तो प्ले आउट होता है वो इस ओवर सेल के झांसे में एफआई भी आ गए क्या? ना, एफआई पिछले 10 सालों से इंडिया में पैसे नहीं लगा रहे हैं, है ना। पिछले 10 सालों से टोटल एफआई आप 2000 से 2012-13 का पैसा लगा के देखिए, एफआई अमूमन 3%, 2.5% मार्केट कैप का। आपके शो पे और आपसे पहले पिछले 2 सालों में कई बार बोल चुका हूँ, फिरंगियों को नहीं इंटरेस्ट है। इंडिया एक अच्छा देश है, हम एक अच्छी 5.5-6% की ग्रोथ इकोनॉमी है, 9-10% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करते हैं। एक एक्सेप्शनल बूम आया था प्रॉफिटेबिलिटी में कोविड के बाद में, वो एक वन ऑफ था, वो अनवाइंड हो रहा है और वही आज मार्केट में प्ले आउट हो रहा है। कुल मिलाकर के 3 साल की इतनी मेहनत मशक्कत के बाद में 8-8.5% का कैगर बना है। कुछ दिनों में ये 6-8 महीनों के अंदर ये फ्रॉड चली जाएगी। कुछ लोग जो बड़े एक्साइट होकर के सर्कस में गुजरते हैं वो बाहर चले जाएंगे और फिर वापस से मार्केट में वही रिटर्न बनने लगेगा। तो मेरे ख्याल से वो ये ओवर सेल का अनसेलिंग हो रहा है। जहां तक ट्रम्प का इकोनॉमिक इंपेरेटिव की बात है, मैंने ये कई जगह लिखा है कि इसका इम्पैक्ट थोड़ा लंबा रहने वाला है। ये ट्रम्प 1.0 जैसा नहीं है, थोड़ा इडियोलॉजिकल है। तो वहां उस देश की प्रॉब्लम दूसरी है, वो पिछले 100 सालों से विश्व पे राज्य कर रहा है और आज एक बहुत ज्यादा अच्छी सी प्रोबेबिलिटी बनी है कि वो चाइना उसके हेजेमनी को क्रॉस कर देगा या ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में बट टेक्नोलॉजी में भी। ऑलमोस्ट हर एडवांस टेक्नोलॉजी में चाइना अमूमन बराबर है। अब वो बायोटेक हो जाए, एआई हो जाए, रोबोटिक्स हो जाए, तो उस चक्कर में आज जो अंतिम हथियार है यूएस का, वो ये है कि किसी तरीके से अनसेटल करो मार्केट को, हर जगह से इकोनॉमीज को अनसेटल करो। तो मेन हम सब तो छोटे मोटे पिद्दे हैं, कोलैटरल डैमेज है। जो मेन अटैक है वो चाइना पे है और उसके आफ्टर इफेक्ट हम सबको पिछले अगले 3-4 साल तक इकोनॉमी में झेलने पड़ेंगे। मार्केट में टेंशन नहीं है, मार्केट 6-12 महीने में ये सब, जिसको बोलते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर के आए, वो हो जाएगा। उसके बाद में फिर से एक अच्छा माहौल बनेगा जिसके अंदर बहुत मंदी वाली लोग बात करेंगे, लेकिन 6-8 महीने का बनेगा। तो 6-8 महीने का होप तो 6-8 महीने का होप तो आपने जगाया। यहाँ तो लोगों को लग ही नहीं रहा था, पता नहीं ये सेलिंग कब रुकेगी। लेकिन आपने जो बात की बड़ी इंटरेस्टिंग। हाँ, नहीं, 6-8 महीने का होप का मतलब ये नहीं है। देखिए, दो तरह से अब है ना, बाहर भागने, कई लोग क्या कर रहे हैं कि बाहर जाओ उसकी भगदड़ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी गाड़ी उस ट्रैफिक में फंसी हुई है। अब इन्वेस्टर को हमारे इस शो पे अब ये बात करने का महत्व नहीं है कि अब आप निकलो यहाँ से, अब रुको, अभी 6-12 महीने रुको, चीजें ठीक हो जाएगी। और यहाँ से ऐसा नहीं, मेरा व्यू तो आपके दर्शकों को अच्छी तरह से पता है 1-1.25 साल से
लेकिन हाँ अब हाँ ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द मार्केट रहने का के लिए मेरा दायित्व है कि ये नहीं बोलूं मैं अब कि अब यहाँ से भागो, क्योंकि सिस्टम हाँ कभी हाँ भी किसी को एग्जिट नहीं दे सकता। आपने दबा के माल लिया है पिछले 1 से 1.5 साल 2 हम्म सालों में, जैसे कि हम्म इस रात की कोई सुबह नहीं वैसी हालत में। अब हम्म उल्टी होगी थोड़ी बहुत, लेकिन अब रुकने का समय है। अब इस सिस्टम लेवल पे हम एग्जिट नहीं दे सकते, इसलिए ये कॉल नहीं दे सकते इस शो से हम लोगों को अब निकल लो हम्म, यहाँ से। अब हाँ चुपके नहीं, से बिल्कुल बैठे रहो, अब 5-10 हैं तो सालों अब में रहिए। अच्छा रिटर्न बनेगा। हाँ हाँ अब हैं तो रहिए, 5-10 साल तक अच्छा रिटर्न बनेगा। ये था कि जो उतार चढ़ाव आना था वो तो अब धीरे धीरे अब स्थिति शायद समान होती जाएगी। लेकिन एक जो बात आपने कही वो हम लोग भी नोटिस कर रहे थे। सुनील सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि ट्रंप के साथ जो है पूरे दुनिया पे दबदबे का जो उसका जो ये था दबदबा था वो एक तरह से खतरे में आ रहा है। इसी वजह से भी अनाप शनाप चीज़ें कदम उठा रहा है। और ये हम लोग देख भी रहे हैं, जितने भी घोषणाएं की गई ट्रंप की तरफ से, हम क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगा, इसकी घोषणाएं कम हुई हैं। दूसरों को किस तरह से उंगल करें, उस पर कैसे डंडा चलाएं, उसकी घोषणाएं ज्यादा, दूसरा हमारे घर में ना घुसे, उसकी कोशिश ज्यादा हो रही है। नहीं, जरूर देखिए, अभी तक ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ डायरेक्ट आवाज उतना नहीं उठाया, कुछ डायरेक्ट इंडिया के ऊपर टैरिफ की बात नहीं की। आई थिंक मोदी जी को अच्छा वेलकम दिया गया, और वो 4th हेड ऑफ स्टेट है जिसने आमंत्रित किया। तो ऑफ ये स्टेट ही सब नहीं है, पॉजिटिव सिर्फ सिग्नल्स हैं। 20 दिन के भीतर भीतर, महज 23 दिन के अंदर अंदर पहुंच गए मोदी, वहां मुलाकात हो गई, अपने आप में बड़ी बात थी, इसमें कोई शक नहीं। करेक्ट। तो बात यह है कि मेरे को देखो, इंडिया स्पेसिफिक मैं कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रम्प को सस्ता लेबर का एडवांटेज चाहिए, वो खाली इंडिया से मिल सकता है। और क्योंकि चाइना के साथ उनकी एक पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली दोनों अपोजिशन है, इंडिया का इसमें फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, और जरूर इसमें हम फायदा पाएंगे एक मीडियम टर्म में। मगर ये क्या होता है कि वो इकोनॉमिकली अच्छी होगी, ओके। मगर जो मैं मनीष जी से थोड़ा इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हूं कि वेल ओवरऑल इकोनॉमी इम्पैक्ट ट्रम्प के कारण जो हम इसमें स्मार्टली प्ले करेंगे तो हमारे लिए पीएलआई स्कीम और इसका एडवांटेज उठाकर हम हमारी इकोनॉमी को मजबूती दिलवा सकते हैं। देखिए, दो चीज अभी हम टैरिफ वैरिफ लगाए उसको छोड़कर उसने ऑलरेडी हमने कम करा दिया, मगर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इसका फायदा हम उठा के, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रम्प को भी लोकल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ने का है उसको टैरिफ लगा के। तो नेचुरली अगर चाइना के ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो उसको सस्ते में कहीं से चीज चाहिए, तो इंडिया एक मौका है, हमें स्मार्टली इसको यूज करना है। और 18 to 24 मंथ्स में मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी में बूस्ट ये ट्रम्प के कारण ही मिल सकती है, वो एक बात है। बट सेकंड बात जो आपने कहा कि हम बाकी देश की ओर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिया का एक्सपोर्ट में शेयर 2% है, चाइना का 13% है। तो चाइना के ऊपर जो भी वार होगा ना, उससे फायदा जरूर, कि हम वर्ल्ड के बॉटम में है, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर होगी, यहाँ पे मिलेगी। जरूर। हाँ, बिल्कुल। एक चीज जो आपने बात कही, इस पे मैं अभय अग्रवाल साहब के पास जाऊंगा आपकी बात को लेकर। पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा था कि फंड मैनेजर क्या कर, एफआई तो जा रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक फंड मैनेजर जो स्मॉल कैप मिड कैप में जहां पैसा था उससे पैसा निकाल करके लार्ज कैप में जा रहे हैं। तो इसको अभय अग्रवाल साहब कैसे इस ट्रेंड को आप देख रहे हैं? एक मतलब आपसे अगर इस फैक्ट के साथ क्यों लेके अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहे तो क्या सजेशन दिया जा सकता है? देखिए, अब मैंने ऐसे फ्रैंकली एम्पेरिकली जितना मैं लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, जो मेरे कोलीग्स हैं इंडस्ट्री में, मैंने कोई ऐसा मूवमेंट नहीं देखा कि कोई सडनली मिड कैप बेच के लार्ज कैप में जा रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत सेक्टोरल नहीं, मतलब एलोकेशन चेंज हो थोड़ा बहुत, पर कोई बड़ा नहीं हुआ। जैसे मनीष ने कहा कि जो अगर आपको पैनिक करना है तो आपको जल्दी पैनिक करना चाहिए, बाद में पैनिक करके कोई फायदा नहीं है। तो अभी हम इस जोन में हैं कि जो होना था, मार्केट को जितना प्रेशर लेना था लार्जली हो गया है। बॉटम कितना है और क्या करेक्शन आएगा, आई थिंक मैसेज वही है कि आपके पास अगर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जो ओवर वैल्यू हो गए थे, हो सकता है वो अब अंडर वैल्यू हो जाए। मार्केट तो वैसे ही रहेगा, कभी लीनियर नहीं रहेगा, कभी परफेक्टली वैल्यूड नहीं रहेगा, और उसी इन्वायरमेंट में इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर पोर्टफोलियो अच्छा है तो किसी को ज़्यादा ट्विक करना चाहिए कि मार्केट में कोई एक सेक्टर गिर गया तो उससे निकल के दूसरे सेक्टर में घुस जाओ, फिर तो आप गोल गोल ही घूमते रहेंगे। फिर क्या कन्विक्शन है, क्या रिसर्च है, क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। और जो कहते हैं, जैसे जब बुल मार्केट होता है तो बहुत बातें होती हैं कि टाइम इन मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। वो मार्केट गिरता है तो सब भूल जाते हैं, फिर कहते हैं टाइमिंग करो, निकल जाओ, चेंज करो। तो बड़ा
बड़ा मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग सा व्यू है। तो आई थिंक हर दर्शक को, हर इन्वेस्टर को सोचना चाहिए कि वो किस तरह के इन्वेस्टर है। हर चीज पे रिएक्ट करेंगे या अपना पोर्टफोलियो बना के एलोकेशन के साथ रह के उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे तो हर हर एसेट क्लास होगा, कभी रियल एस्टेट, कभी बॉन्ड्स, कभी रुपी, कभी गोल्ड। तो अब गोल्ड बढ़ गया तो अब क्या सब गोल्ड के पीछे भागने लगेंगे? तो मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टर्स को, और मेरे जो कुलीग फंड मैनेजर्स हैं, सब जितना मेरा इंटरेक्शन है, पैनिक नहीं है, ना कोई ज़्यादा चर्न है। बस यही है कि हाँ, क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी है या बाद में बनेगी, कब बनेगी? हमारा एडवाइस यही है सबको कि अगर अंडर एलोकेटेड है या थोड़ा एलोकेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे ड्रिप करते रहिए, एक साथ सारा पैसा मत डालिए। आप हर दिन थोड़ा 3%, 4%, 5% अपना नए एलोकेशन का ऐड करते रहिए। आई थिंक वो एक बेटर स्ट्रेटेजी है इस मार्केट में, रादर देन बॉटम फिशिंग की अब बॉटम बन गया तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ। बिल्कुल। आप मनीष जी, इसमें अभिषेक जी, आपको क्या लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल, जो कैश पड़ा हुआ उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं? जी, क्लियरली सिलेक्टिव बाइंग तो शुरू कर दी है और वो बिल्कुल रिकमेंडेड है, बिकॉज अगर हम पीक से देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो 30 से 40 से 50% तक जा चुके हैं। इंडेक्स लेवल पे हम अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ इतना बड़ा नंबर कंपैरेटिवली नहीं दिखता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑल टाइम हाई से स्मॉल कैप इंडेक्स 18% डाउन है, बट उसी स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर में जब हम स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो वहाँ नज़ारा कुछ अलग दिख रहा है और वो शायद 30 से 40% डाउन है। तो उस तरह से हाई क्वालिटी स्टॉक जो है, जहाँ पे आपको पता है लॉन्ग टर्म स्टोरी आपकी इंटैक्ट है, ग्रोथ स्टोरी है, तो वहां पे अब आपके पास एक प्राइस एडवांटेज आ गया, क्योंकि अब वो पीक से आपको एक एक मच रीजनेबल वैल्यूएशन में आपको भाव मिल रहा है। एंड बिल्कुल मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि सिलेक्टिवली बाइंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बॉटम तो आप फिगर आउट कर नहीं सकते, टॉप हमें किसी को पता नहीं है, बट ये जोन डेफिनेटली एक डिसेंट जोन है जहाँ पे बाइंग शुरू कर सकते हैं। और ये भी बिल्कुल सही बात है कि हर चीज पर रिएक्ट करके आप कहीं नहीं जाएंगे। सो अगर आपकी फोकस इक्विटी एज एसेट क्लास है और आप एलोकेशन यहाँ करने ही वाले हैं, तो यस बने रहें, और जहां पे एवरेज करना है या फ्रेश बाइंग करनी है उस तरह का एक बास्केट आप बना के बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक तो हम लोग चर्चा इस शो में नहीं करते हैं, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक कुछ अगर आप सजेशन दे सकें कि आप लोगों का पसंदीदा कहाँ पे सेगमेंट है जहाँ बाइंग शुरू कर रहे हैं? तो सेक्टर वाइज मेरी उतनी फोकस नहीं रहती जितनी बॉटम अप अप्रोच रहती है स्टॉक स्पेसिफिक, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छा। सेक्टर बहुत करेक्ट हो चुका है, बट उसमें भी अच्छे अच्छे नाम होते हैं। जैसे रियल एस्टेट है, अगर हम देखेंगे तो रियल एस्टेट की स्टोरी खत्म नहीं हुई है एंड सबसे ज्यादा करेक्शन हमें उसी सेक्टर में मिला है। अब वहां पे कोई ट्रम्प की पॉलिसी का या किसी की पॉलिसी का रिएक्शन नहीं होना है, क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक स्टोरी से रिलेटेड है। सीमेंट यहीं का है, स्टील यहीं का है, कंज्यूमर भी यहीं का है। तो देयर आर गुड नेम्स जहाँ पे बहुत अच्छी अभी प्राइस करेक्शन हो गई है, और वहां पे कई नंबर्स में स्लो डाउन नहीं हुआ है। जहां तक एंड यूजर की बाइंग पावर की बात करें, परचेसिंग पावर की बात करें रियल एस्टेट को, सो दैट इज अ वे हाउ आई कंसिडर कि हर एक सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है, बट आपको हाई क्वालिटी नेम्स के साथ ही रहना चाहिए, जो अगेन सभी को पता है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू बेट ऑन द लीडर देन द फॉलोअर। सो हर सेक्टर पे आपको मिल जाएंगे, एंड अभी के हर वैल्यूएशन में सेक्टर जैसे में मैंने से कहा चीज़ें कि मिल जाए। मिल ही हाँ, जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। भाई। हाँ। सुनील जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? सुनील सुब्रमण्यम साहब। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अगर सितंबर, अभी 6 महीने के आंकड़े मैंने देखे तो अगस्त से फरवरी बनता है ना, तो एफआई की सेलिंग सितंबर से शुरू हुई, और उस पीरियड में देखें तो लार्ज कैप का गिरावट 5% है, मिड कैप का 12 और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का 15%। तो इससे साफ ये जाहिर है कि लार्ज कैप क्यों उतना नहीं गिरा, क्योंकि एक वो बड़ी कंपनी है, फ्री फ्लोट ज्यादा है, मगर फंड मैनेजर्स की रीलोकेशन ग्रेजुअली उस तरफ हो रही है, वो मैं देख रहा हूँ सेक्टर रोटेशन के कारण, क्योंकि इसी पीरियड में पीएससी पब्लिक सेक्टर इंडेक्स 25% गिरा है। तो ये जो सेक्टर रोटेशन है वही है मेन कारण इस फॉल का। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि डेफिनेटली साइलेंटली डोमेस्टिक डीआईआई एक लार्ज कैप और क्वालिटी की ओर ध्यान दे रहे हैं और उधर ही ज्यादा एलोकेशन कर रहे हैं, इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा करेक्शन हुआ है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा था कि यही चीज है, को गिरावट के परसेंटेज में साफ दिख रहा है ये बात।
हाँ, ये मतलब ग्राफिक्स के हिसाब से देखें तो दिख रहा है कि पैसा यहाँ से निकल रहा है, यहाँ पैसा जा रहा है, वही पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये एक थोड़ा सा डिबेट का इशू हो सकता है, क्योंकि इतना क्लोज मॉनिटरिंग तो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मनीष डांगे साहब, चूंकि हम लोग देखें कि अलग अलग जो घटनाएं हुई थी, तो मैं एक आंकड़ा निकाल रहा था कि कब कब कितनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। जब कोविड हुआ था 19 में तो 20 में तो 38% तक गिरावट आई थी। सब प्राइम क्राइसिस में 61% तक गिरावट देखने को मिली थी, और 2000-2001 के बीच में 56% तक गिरावट देखने को मिली थी। उन सब के मुकाबले तो गिरावट कुछ वैसा है नहीं, तो डरावना गिरावट तो नहीं कहेंगे इसे। हाँ तो सर मूवी खत्म नहीं हुई है ना। अच्छा अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ मतलब खत्म मूवी तभी कर सकते हैं जब थिएटर से बाहर निकल जाएं, और गिरावट थिएटर से तभी बाहर खत्म निकल, होती है जब अपन वापस से मार्केट टेक्निकल टर्म्स में वापस से 100-200 डीएमए से ऊपर आ जाए। तो अभी तो हाँ, तो प्रोसेस में है। अभी पिक्चर अभी बाकी है। अक्टूबर जुलाई अगस्त 2008 के अंदर आप बोल रहे थे कि हम तो महान है, मतलब 10% गिरा था मार्केट, तो और उसके बाद में स्टेबलाइज हो गया था। फिर 2 महीने में 20% और घुमा, तो फिर बोला ये तो हो गया है। फिर उसके बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2009 आते आते 60% गिर गया मार्केट। ये बेसिकली क्या होता है कि फंडामेंटल्स इतने टर्बुलेंट नहीं होते हैं। फंडामेंटल्स तो देश 5.5-6 पे ग्रो कर रहा था, शायद उतना ही ग्रो करता रहेगा, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे ठंडा गर्म होता रहेगा। लेकिन तो आप लोग कर क्या रहे हैं आजकल? आज आप लोग पैसों से डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, कि अभी पिक्चर खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं? हमारा ओवरवेट सिर्फ आईटी है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं पर्सनली और मेरी टीम हम एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक है जो करंट एआई वेव और रोबोटिक वेव है। और ऑप्टिमिस्टिक हैं आईटी सेक्टर को लेकर के। एआई और रोबोटिक वेव जो है, जो चाइना और यूएस ऑफ कोर्स उसके फ्रंट रनर्स हैं, लेकिन बिकॉज ये एजेंटिक एरा जो हमारे ऊपर डॉन हो रहा है अगले 10 साल में, थोड़ा कुछ बात आराम से बरेंग करेंगे, लेकिन इंडिया आईटी सिस्टम एक ऐसा है जो मोस्ट प्रॉब्ली इससे प्रॉफिट करेगा, एटलीस्ट कंपनीज बेनिफिट करेंगी। आई एम लेस कॉन्फिडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग दैट वी कॉम्पीट विद चाइना, पर मेरे ख्याल से इंडिया आईटी विल डू वेरी वेरी वेल इन नेक्स्ट 8-10 ईयर्स। ऑफ कोर्स साथ में ट्रम्प टैरिफ वॉर, डॉलर का अप्रिशिएट होना, ये सब एक्चुअली मैक्रो बेनिफिट देता है आईटी को। तो ये सब के चक्कर में मेरे ख्याल से वो पार्ट जो है मार्केट का, वो मेरे ख्याल से अगले 5-10 साल का अगर व्यू है अपना, इस बारे में कई बार बात हुआ है इस शो पे पिछले 3-6 महीनों में, मेरे ख्याल से आईटी बहुत अच्छा करेगा। बाकी सब पे इफी है, बहुत सारी चीजों में फ्लश आउट हो गया है स्पेस, बट क्या होता है कि जब आप मार्केट को आप कंसेशन देते हैं महंगा होने की, तो मार्केट को आपको कंसेशन सस्ता होने की भी देनी पड़ेगी। दोनों तरफ आपको ढील देनी पड़ेगी ना। पतंग हमेशा ऊपर ही नहीं जाती है ना, कभी नीचे भी आती है, कभी ऊपर आती है, तो दोनों तरफ मूव करेगा। इसीलिए जैसे अभय और ये सब बोल रहे हैं कि आप सिस्टमेटिकली एक आम इन्वेस्टर, देखिए अलग अलग आदमी का अलग अलग हेडसेट है। मैं सिक्लिकल इन्वेस्टर हूँ, मैं कभी आपसे बहुत तेजी की बात करूंगा, कभी मंदी की बात करूंगा, लेकिन आपका जो एवरेज ऑडियंस है उसके लिए यही कन्वे करना पड़ेगा कि चलो धीरे 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 अगले साल 1.5 साल के अंदर आप बाय करिए धीरे धीरे। माहौल यहाँ से ये, इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें फ्लैटन हो गई है, चीजें मोस्ट प्रॉब्ली मेरा व्यू है कि खराब होंगी, लेकिन आपके पास में वो टूल किट्स है नहीं कि आप उसको प्राइस कर पाए, उस चीज को आइडेंटिफाई कर सके। तो ज्यादा बेहतर है कि अगला 6-12-18 महीनों में आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करें। नहीं, इस मनीष जी एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। एफआई को लेके आप लोग क्या, आपकी अपनी स्टडी क्या कहती है कि एफआई आएंगे अब, चूंकि जो वैसे जो फंडामेंटल चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड वहाँ पे बढ़ रहा है, उनको यूएस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो हमारे यहाँ क्यों आएंगे? भले ही हमारी अर्निंग सीजन बेहतर क्यों ना हो जाए, भले ही हमारा ग्रोथ थोड़ा सा बेहतर क्यों ना हो जाए, आप इससे कितने सहमत होते हैं? वो लोग तो बिल्कुल प्रोफेशनल है, जहाँ रिटर्न मिलेगा वहीं आएंगे। देखिए बेसिकली एफआई एक ग्लोबल इक्विटी पूल है, एक रिस्क पूल है। वो उसके पास में 160 देश हैं इन्वेस्ट करने को। जब 1990s और 2000 में आपके लोकल इन्वेस्टर को खबर तक नहीं थी, तो उन्होंने पूरा देश का 26% स्टॉक उठा लिया। अब आप एक्साइटेड हो गए तो वो आपको देख करके कहीं और चले जाएंगे। तो बेसिकली ये एफआई का एक्सेसिबिलिटी है, वो सारे मार्केट्स को है। दूसरा डेमोग्राफी पे मैंने कई बार बात करी कि एक बार जब एक अमीर देशों की जो डेमोग्राफी धीरे धीरे जब एज होती है, तो वो एक्चुअली विड्रॉल मोड में आ गए हैं। इसलिए आज एफआई का नहीं आना नई बात नहीं है।
कि 10 सालों से एफआई पैसा नहीं आया है, जबकि उसके पिछले 20 सालों में एफआई का बहुत पैसा आया था। तो इसलिए वो जो बोलते हैं ना कि उस बंदे की को टोना बंद करें, क्योंकि वो नहीं आएगा। वो ये ट्रेडिंग वाला पैसा जाता है आता है, लेकिन नेट एफआई का पैसा नहीं आएगा इंडिया नेट में, एफआई का पैसा और कहीं नहीं आएगा। सुनील जी, हाँ, सुनील जी, नहीं, ये एक तो व्यू लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं कि नेट एफआई का पैसा नहीं आएगा। अभी हो गया था, जब आना था आ गए वो लोग। आपको लगता है कि डोमेस्टिक फैक्टर एक इस लेवल पे आ सकता है कि एफआई बाकी रुपये को भूल जाएं, वहाँ के बॉन्ड यील्ड को भूल जाएं, यूएस के यहाँ पे आना शुरू कर दें? क्योंकि अभी भी अगर महंगाई के हिसाब से देखें तो हमारा मार्केट ठीक ठाक महंगा है, भले ही इतने गिर गया तब भी। नहीं, मेरे थोड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है मनीष जी से यहाँ पर, कि मैं एक 6 महीने के टाइम अगर देखें, वो मेरे लिए लगता है कि डेफिनेटली एफआईएस की वापसी की। उसके 3 कारण मैं बताऊंगा। एक है कि आप ट्रम्प 3 कारण बताइएगा, उस तीनों पर रिएक्शन लूंगा, तीनों पैनलिस्ट से, इसलिए बाकी पैनलिस्ट तीनों कारण पर ध्यान से सुनिएगा। हाँ। एक है, ट्रम्प को स्ट्रॉन्ग डॉलर पसंद नहीं है, क्योंकि अमेरिका अगर एक्सपोर्ट करना चाहिए तो डॉलर का स्ट्रेंथ उसके लिए नुकसान करेगा, तो ट्रम्प एक वीकर डॉलर की ओर पुश करेंगे। सेकंड, उसके कारण वो भी है कि वो इंटरेस्ट रेट को भी दबाव, अभी पवेल है तो झगड़ा कर रहे हैं, मगर ये टैरिफ की झंझट के बाद सेटल होकर वो भी पुश करेंगे फेड को किसी तरह बाई फेयर और अनफेयर मीन्स को रेट कट करे। वो भी एक डॉलर की वीकनिंग की स्टोरी का सपोर्ट होगा। वो है दूसरी बात। और तीसरी बात यहाँ पर है कि जो एफआईआई ना जब पैसा डालते हैं ना, उनको जो रिटर्न है वो फ्यूचर की डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन के ऊपर रहती है। तो मेरे ख्याल में जब उनको दिखता है कि ये वाली ट्रेंड शुरू हो गई, तो उनको इंडिया जैसे मार्केट जहाँ पे और डिप्रिसिएशन, ऑलरेडी इंडिया में थोड़ी डिप्रिसिएशन हो गई, मानते हैं कि इंडिया का अभी भी ओवर वैल्यूड है ऑन आरईआर बेसिस, मगर फिर भी उनको रुपए में डॉलर वर्सेस रुपी का वीकनिंग मेरे ख्याल में इस एक और साल में खाली 2% होगा, क्योंकि डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट वही है फंडामेंटल तौर पर। तो मेरे ख्याल में एक 6 महीने में ये 3 चीजों के कारण मैं समझता हूं कि थोड़ी एफआईएस की वापसी हम देख सकते हैं। आप जो तीनों फैक्टर गिना रहे थे, तो मनीष जी इशारा कर रहे थे, कुछ बोलना चाहते हैं मनीष जी? नहीं, मेरा व्यू, मेरा एक्चुअली दूसरा थोड़ा सा, सुनील जी बता रहे हैं वो आनी जानी का बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आनी जानी तो लगी रहेगी, मेहमान है वो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बताने की, कई सालों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफआई के लिए इंडिया ट्रेड गॉट ओवर इन 2014। तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आएंगे नहीं आएंगे। 2014, 15, 16 के बाद में एफआई ने इंडिया में आना बंद कर दिया है। उसके कई सारे कारण हैं, उसके ऊपर हम घंटा और अलग बात करेंगे। एक बार काफी लंबी आपके शो पे एक बार बात हुई है जो पुराने एंकर के साथ, तो एक कई सारे फंडामेंटल रीजंस हैं उस चीज को हम अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से आनी जाने वाला जो पैसा है वो बंद हो गया। एक और अंतिम बात कि जो एफआईआई का जिस तरह का पैसा अवेलेबल है वो बॉन्ड और रियल एसेट्स के लिए अवेलेबल है। रियल एसेट का मतलब जैसे ब्रुकफील्ड, ब्लैकस्टोन, इस तरह के लोग हैं, उनका पैसा इंडिया में आ सकता है, जो हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब खरीदेंगे। एफआईआई का ब्लाइंड पूल, जिसको इक्विटी पूल बोलते हैं, उसमें आने का कोई हिसाब नहीं बचा है, वो नहीं आएंगे अब। ये मैं 10, 5 साल, 15 साल की स्टोरी बता रहा हूँ। अगले 6 महीने में क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। हो भी सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। लॉन्ग टर्म की स्टोरी बता रहे हैं। अभय अग्रवाल साहब, आप इसमें क्या ऐड करेंगे? देखिए, मेरा थोड़ा सा मैं एक, अब अगर मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ा डिफरेंशिएटेड इसमें व्यू अपना दूंगा एज अ फंड मैनेजर। नहीं, बिल्कुल। शो का मकसद ये है कि अलग अलग व्यू रखे जाएं। सवाल में एक ही व्यू को रखेगा तो फिर दर्शक को बैलेंस्ड ज्ञान कैसे मिलेगा? तो देखिए, मेरा इसमें ये सोचना है कि अगर एफपीआईज को लाना है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को लाना है, वो तभी आएंगे जब उनको रिटर्न की प्रोबेबिलिटी दिखेगी। आप उनको पकड़ के जबरदस्ती नहीं ला सकते। जैसे मनीष ने कहा, 160 देशों का एसेट क्लासेस का उनके पास ऑप्शन है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली मुझे वो फोकस नहीं दिख रहा है कि हम कैसे कॉम्पिटिटिव बने। अब हर चीज़ तो हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं, फिर हम टैरिफ के लिए डर रहे हैं, पर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो बेसिकली लेबर आर्बिट्राज वाली चीज़ें हैं जो हम सस्ता बना लेते हैं, जो यूएस महंगा बनाता है। और जो हम यूएस से चाहते हैं, मांगते हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। और इस समय जिस तरह से हमारा फोकस है, एक भी एलएलएम मॉडल जो है एआई के लिए इंडिया में किसी ने नहीं बनाया। चाइना में 4 बन गए, यूएस में 3 है, और हम सिर्फ उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर बना रहे हैं। हम कंज्यूमर हैं एआई के, एलएलएम्स के, उसके लिए भी हम पैसे दे रहे हैं। सेमीकंडक्टर में हमारा 0 प्रेजेंस है। डॉलर का 50 सेंट का सेमीकंडक्टर हम बाहर से मंगाते हैं। तो ये जब चीजें जब तक सॉर्ट आउट नहीं होंगी लक्ष्मण जी, हमारा कॉम्पिटिटिवनेस
एज एन इकोनॉमी नहीं बनेगा। हम ग्रो करते रहेंगे 6% डोमेस्टिक कंजम्पशन को केटर करते रहेंगे जो, और एक हम एनीवे इंसुलर इकोनॉमी है, ओपन भी नहीं है ज़्यादा, तो ग्लोबल ट्रेड से भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक ऐसी इकोनॉमी जो इंसुलर है, इनवर्ड लुकिंग है, इनोवेटिव नहीं है, जो इनोवेट नहीं कर रही है, उसको अट्रैक्टिव बनाना फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में वो बड़ा बड़ा मुश्किल है, जिस जगह पे अभी हम हैं। तो आई थिंक ये सोचने की बात ये है कि कैसे इंडिया जैसे चाइना से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, यूएस की बात करते हैं, पर हम उस कैटेगरी में नहीं है। वो मार्केट इसलिए महंगे हैं क्योंकि वो इनोवेट करते हैं, वो इनोवेटिव मार्केट है। आप दवाइयाँ ले लीजिए, आप टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आप डिफेंस के इक्विपमेंट ले लीजिए, स्पेस टेक ले लीजिए, वो सब वहाँ पे है। हम फॉलो कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस जब तक हमारी नहीं बनेगी, इनोवेशन को हम पूरा बूस्ट नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम रियली एक एफपीआईज के लिए बड़ा अट्रैक्टिव मार्केट बन पाएंगे। हालांकि इसमें एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा आपसे ही, फिर मैं अभय अग्रवाल साहब के पास जाऊँगा। जब आप कह रहे हैं ये बात तो ठीक है, इनोवेशन में चाइना हमसे आगे है, इनोवेशन में यूएस हमसे ज़्यादा आगे है, लेकिन हमारा जो मार्केट साइज़ है वो क्या इसमें बहुत मायने नहीं रखता क्या? मार्केट साइज का मतलब कंज्यूमर मार्केट साइज की बात कर रहे हैं। यूएस के लिए जितनी भी डिजिटल कंपनियां, उनके लिए इंडिया इतना बड़ा मार्केट है। आईटी कंपनियों के लिए भी इंडिया इतना बड़ा रिसोर्स का मार्केट, तो ये क्या बहुत फैक्टर नहीं करता है? मैं समझना चाहता हूं आपसे अभिषेक जी। ओके, तो लक्ष्मण जी, मार्केट जो है हमारा डेफिनेटली, अगर आप ग्लोबल कंपैरिजन कर रहे हैं चाइना और यूएस के सामने, तो हम उस कंपैरिजन में आज की डेट में कम दिख रहे हैं। मगर ओवरऑल पोटेंशियल अगर हम देखेंगे कि अगले 10 साल के लिए सबसे बड़ा मार्केट कौन सा इमर्जिंग है, तो 100% इंडिया है, इसमें कोई दो वाली बात नहीं है। अब पॉइंट बीइंग कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये टूरिस्ट मनी को लेकर इतने सीरियसली डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी एफआईआई जो इतने लंबे समय तक सेलर था, वहां पे भी हमारे मार्केट्स ऑल टाइम हाई बना रहे थे। एंड कोई भी मार्केट तभी बढ़िया मार्केट कहलाता है जब उसके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उसके बाइंग पैटर्न में झलकता है, जो हमारे केस में है। अभी सुब्रमण्यम जी ने स्टार्टिंग ऑफ द शो में एक बहुत अच्छा फैक्ट रखा था कि भाई 26,500 करोड़ की आपकी एसआईपी चल रही है इक्विटी की, 14-15 हजार करोड़ अपार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, 40,000 करोड़ का आपका इन्फ्लो है इक्विटी इटसेल्फ। मतलब और आपको चाहिए क्या? ये नंबर आप 5 साल पहले का ले लेंगे तो आपको दिखेगा कि एक्चुअल में नंबर में क्या ग्रोथ है। ये सारा सस्टेनेबल नंबर है, ये कोई ऐसा वन ऑफ नंबर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि एफआई को लेके हमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑलवेज इन्वेस्टर, बट यू कैन नॉट रन योर इकोनॉमी ऑन टूरिस्ट। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो उसको अच्छा आपने किया, ये पॉइंट आपने उठाया। मेरा कहना है कि एफआई बेच के चले गए, प्रोमोटर काफ़ी अपना हिस्सा बेच के निकल गए, इन्वेस्टर बेच के निकल गए। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के जरिए कब तक गाड़ी चल पाएगी? इतना ताकत है, मुझे नहीं पता, आप चूंकि आप डील करते हैं डे टू डे बेसिस पे, आपको पता होगा। अभिषेक जी, देखिए, मार्केट पार्टिसिपेंट्स में सबका होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आप बिल्कुल सही है कि एक पर्टिकुलर वर्क के बेसिस पे आप अगर सोचेंगे कि पूरा देश चला लेंगे या पूरा मार्केट चल जाएगा, आंसर इज नो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर तरह के इन्वेस्टर्स हमारे लिए मैटर करते हैं। बट ये भी सेम बात है कि फिर कोई एक पर्टिकुलर साइड, चाहे आप एफआई को ले लो या डीआई को ले लो, उन पे भी 100% डिपेंडेंट होके मार्केट को प्लान करना सही नहीं है। एंड अदरवाइज मार्केट की कोई भी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, वो अर्निंग्स के स्लेव्स होते हैं। अगर हमारे देश के अंदर में कॉर्पोरेट अर्निंग्स मैच हो रही है, तो फिर उसके हिसाब से आप ग्रोथ देखोगे, उसके हिसाब से रिटर्न आएगा। अब अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी हम वहां स्लैग कर रहे हैं, अब आप आईपी का डेटा देख लें, 3.5% की आईपी की डेटा हमारी अभी ग्रोथ की आई, और इन्फ्लेशन 4% का है। तो आई डोंट थिंक सो इट इज अ ग्रेट नंबर टू लुक एट इट। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि भाई यहाँ से क्या हम स्लो डाउन में जा रहे हैं, तो आंसर इज यस, स्लो डाउन में जा रहे हैं। और स्लो डाउन में अगर जाएंगे तो अर्निंग में रिफ्लेक्ट होगा, और अर्निंग में रिफ्लेक्ट होगा तो मार्केट में, बट ऑब्वियसली वो डिस्काउंट होकर अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन आ रहा है। तो रादर देन ओनली डिपेंडेंट ऑन की एफआई, डीआई या डिटेल की कहानी, मुझे लग रहा है फंडामेंटली हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, और वर्सेस अभी ग्लोबली जो ट्रम्प की ये सारी सिचुएशन हम एनालाइज कर रहे हैं, उसका भी ओवरऑल इंपैक्ट क्या है। सो ये सारी चीज कनेक्टेड है। आइसोलेशन में देख के मुझे नहीं लग रहा है कि कोई व्यू बन पाएगा यहाँ पे। बिल्कुल। हालांकि एक चीज़ जो मैं अब देखना चाह रहा था, हालांकि शेयर बाजार के एक्सपर्ट आप लोग हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर्स होने के नाते, एक आम दर्शक होने के नाते, मुझे हमेशा इस बात में जिज्ञासा रही है कि कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जिसकी बत्ती अब हरी हो जाए तो मान के चलें कि हम लोग फंडामेंटली अब दुरुस्त होते जा रहे हैं। भले ही एफआई आए ना आए, डीआई आए निकल जाए अलग, लेकिन कुछ तो इंडिकेटर बेसिक चीज़ें हैं जो शेयर मार्केट लोग देखते हैं, जिससे लगता है कि नई चीज़ें अब दुरुस्त हो रही हैं। उस इंडिकेटर पर चर्चा करेंगे, आप सबसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आवाज अड्डा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बाजार की चाल पे, बाजार में गिरावट कब रुकेगी। अब तो यूएस प्रेसिडेंट के साथ पीएम मोदी की मुलाकात भी पूरी हो चुकी है, अब क्या हमें देखना चाहिए। तो मनीष डांगी साहब, मैं आपके पास सबसे पहले आऊँगा कि वैसे कौन सी रेड लाइट को देखें जो ग्रीन हो जाए तो माने कि नहीं अब हम लोग फंडामेंटली ठीक हैं। हम सिम्टमेटिक की बात नहीं करें, सिम्टम अलग हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली हम ठीक हो रहे हैं जब हम लोग आश्वस्त हो जाएं। आपके हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? नहीं, ऐसा एक्चुअली क्या कॉम्प्लेक्स होता है मार्केट, तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए पूछा सवाल आपसे मैं, जो कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए बताइए आप। मतलब नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब मुश्किल नहीं, कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे एक मॉल है ना, तो 8-10 जटिल चीजें है। होती है हाँ, उसमें। तो हाँ। बेसिकली अगर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से DXY इंडेक्स या USD INR और US ट्रेजरी है ना, तो ये 3 चीजों को आप देख सकते हैं। वहां पे ईज अप होना चालू होगा, तो वो एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशंस को आपको बताएगा कि चीजें बेहतर हो रही है। रिफ्लेक्ट करता है। लोकल इकोनॉमी को देखेंगे तो इंडिया के अंदर इतने अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है, बट NONG, नॉन ऑयल नॉन गोल्ड इंपोर्ट और PV सेल्स, जो कारों की बिक्रियां हैं, ये दोनों एक अच्छे इंडिकेटर होते हैं जो बताते हैं कि नई चीजें यहाँ से बेहतर हो रही हैं। इनफैक्ट कंजम्पशन पिछला साल के मुकाबले चीजें यहाँ से थोड़ा बहुत बेहतर हो रही है। इकोनॉमी इतनी खराबा नहीं हो रही इंक्रीमेंटली, शायद चीजें बेहतर हो रही है, ऑलरेडी दिख रहा है। लास्ट ईयर वाज जब आप बहुत मार्केट के अंदर एकदम दम भर रहे थे, तो उस वक्त चीजें ज्यादा खराब हो रही थी। और फिर अगर एशिया में देखें तो शायद कोरिया और ताइवान के जो एक्सपोर्ट्स हैं या फिर उनके मार्केट्स कैसा कर रहे हैं, खास करके कोरियन मार्केट, वहां से आपको एक मोटा मोटी ग्लोबल डिमांड दिखती है। और फाइनली एक छोटा सा इंडेक्स होता है, सरप्राइज इंडेक्स जिसको बोलते हैं, सिटी सरप्राइज इंडेक्स। वो ब्रॉडली US और यूरोप का जो सरप्राइज, अगर डेटा पॉजिटिवली सरप्राइज करे तो चीजें शायद बेहतर होने लगेगी। उसमें से ऐसा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारी खराब और सारी अच्छी हो। कुछ चीजें खराब रहती है, कुछ चीजें अच्छी रहती है। एज ऑफ टुडे मोमेंटम बेहतरी का लग रहा है इंक्रीमेंटली। तो एकदम अगर मेरे को 3 महीने का आप व्यू पूछेंगे तो चीजें शायद यहाँ से बेहतर होगी। लेकिन प्योर अगर सिर्फ इंडिया सेंट्रिक व्यू पूछेंगे तो चीजें यहाँ से अगले 6 से 12 महीने तक है ना, चीजें शायद खराब हो सकती है इकोनॉमी में। बिल्कुल। सुनील जी, मेरे लिए ये अप्रैल में जो अर्निंग सीजन होगी, वहां पे नॉन एनर्जी नॉन बैंकिंग के अर्निंग्स में मेरे को अपग्रेड देखने की जरूरत है। तभी ये करेक्शन हुआ है और अर्निंग्स अपग्रेड होगी तो वैल्यूएशन ठीक लगेगी, तो मार्केट में आपको दोनों FII DI की खरीदारी बढ़ सकती है। तो मेरे लिए वो अर्निंग सीजन अप्रैल 10 से जो शुरू होती है, अगले जो 45 डेज में उसको पिक्चर सामने आ जाएगा। और इस पूरे साल का यानी अप्रैल टू मार्च 25-26 का एक गाइडेंस टोटल EPS एक्सपेक्टेशन अगर वो बढ़ता है, तभी आपको एक ग्रीन सिग्नल ट्रिगर होगा। ये आप जब से मैं शो में आपके साथ बैठता हूं, आप हमेशा अर्निंग सीजन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और जब दूसरा अर्निंग सीजन था तब भी आपने ये बात कही, तीसरा भी चला तब भी आप कह रहे हैं। मैं एक चीज़ समझ लूँ आपसे, फिर बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा, अभिषेक जी और अभय जी के पास, कि ये अर्निंग सीजन जो है, अर्निंग सीजन से आपका मतलब क्या है? सिर्फ रिजल्ट बेहतर आए या फिर कमेंट्री बेहतर आए, वहां से भी क्यों मिल सकता है? मेरे को क्या है कि फॉरवर्ड गाइडेंस जो कमेंट्री से बनती है और वो एक्चुअल EPS की गाइडेंस जो फ्यूचर के लिए देते हैं, ये दोनों मिला के, ये जो पिछला जो अर्निंग्स ऑलरेडी हो चुका है उसका मार्केट में कुछ असर नहीं है, क्योंकि वो डेड स्टॉक है, उसका ऑटोप्सी ही हो सकता है। फ्यूचर की अर्निंग्स गाइडेंस कमेंट्री प्लस जो नंबर जो एक्चुअली वो कमिट करते हैं कि आएगी ना, उसी के ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये अभी जो Q3 के अर्निंग्स आए हैं उससे कुछ आपको बेस मजबूत होता दिख रहा है कि नहीं? अब यहाँ से थोड़ा सा बेहतर गुंजाइश दिख सकती है? देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स के नंबर्स बढ़ गई है, जैसे मनीष जी कह रहे थे बेहतर है, मगर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आई है। तो मार्केट में वो भी है। अगर आप पूछे थे, और एक पॉइंट मेरे को ऐड करना है कि मार्केट की कंसेंसस एस्टिमेट से बेहतर आना है, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग्स की ग्रोथ एक बात है, मार्केट एक एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि मार्केट के पार्टिसिपेंट हर कंपनी के पास जाके जानकारी लेते हैं, इकोनॉमी की जानकारी लेते हैं, वो एक कंसेंसस में एस्टिमेट बनाते हैं। मार्केट की एक्चुअल अर्निंग्स को, उस कंसेंसस को बीट करना है, तभी आपको एक फॉरवर्ड अपवर्ड मूव है। अभय अग्रवाल साहब, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो जब पॉजिटिव जोन में आ जाए, फिर ग्रीन हो जाए, तो आपको लगने लगा कि नहीं अब चीज़ें दुरुस्त हो गई? हालांकि आप काफ़ी आशावादी हैं, वैसे आपकी बातचीत से लगा हमें। देखिए, अभी जो जैसे मनीष ने भी कहा, जो अभी हमने रिसेंट चैनल चेक्स किए, उसमें देखा कि इम्प्रूवमेंट है, ग्रीन शूट्स जिसको कहते हैं, इंक्वायरीज ज़्यादा है।
व्हीकल ऑटोमोबाइल सेक्टर को हम ट्रैक करते हैं, चैनल चेक्स करते रहते हैं, तो उसमें फेस्टिव सीजन के बाद, दिवाली के बाद हमने देखा बहुत स्ट्रेस था। इन्वेंट्री जो है 80 दिन की हो गई थी, जो नॉर्मली 30 से 33 दिन की होती है, वो 80 दिन की हो गई थी। और फिर हमारा पूरा एस्टिमेट था कि ज़बरदस्त डिस्काउंटिंग होगी उसको स्टॉक निकालने की, और जनवरी में हुई वो। मतलब जिस तरह की डील्स मिली मार्केट में, जिसने लॉस किया पर जिसको गाड़ी लेनी थी उसको उसमें फ़ायदा हो गया। तो अब उस डिस्काउंटिंग की वजह से जो अब इन्वेंट्री है वो करीब 18 दिन की हो गई है ऑन एन एवरेज। और मुझे लगता है कि ये एक ऑटोमोबाइल में और दूसरे भी जो डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर आइटम्स हैं, जैसे प्लाईवुड है, पेंट है, टाइल्स है, जो जिस मार्केट को हम ट्रैक करते हैं, जिनको बात करते रहते हैं, उसमें भी इन्वेंट्री इस समय काफ़ी लीन है। और लीन है इसलिए क्रेडिट ऑफटेक पे भी बैंक्स पे भी फर्क पड़ा, क्योंकि जो डीलर्स हैं वो इन्वेंट्री नहीं रख रहे हैं, तो फिर उनको वर्किंग कैपिटल लाइन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसकी वजह से हमने देखा बैंक्स के भी क्रेडिट लाइंस पे भी, क्रेडिट ऑफटेक पे भी प्रेशर था। मुझे लगता है कि थोड़ा अगर इंक्वायरीज इंप्रूव हुई यहाँ से, अभी जैसे बजट का फायदा हुआ, थोड़े दाम भी कम हो रहे हैं, दूध के दाम कम हुए काफी समय के बाद रिसेंटली, तो एक ऐसा इन्वायरमेंट बन रहा है कि जहाँ पे बाइंग पावर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वापस आएगा कंज्यूमर के पास, और वो जाके वापस कंज्यूम करना शुरू करेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो वापस एक इन्वेंट्री बिल्डअप होगा सिस्टम में। इमीडिएटली नहीं होगा, 2-3 महीने लगेंगे, पर एटलीस्ट वी आर ऑन दैट ट्रैक। तो अगर मैं यही ट्रैक कर रहा हूँ कि अभी इन्वेंट्री की क्या स्टेटस है इन चैनल्स, और अगर ये लगेगा कि अब इन्वेंट्री पे अब जो डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कंपनीज पे प्रेशर डाल रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी माल भेजें क्योंकि डिमांड अच्छी है, तो मेरे लिए वो बहुत एक पॉजिटिव साइन रहेगा अर्निंग्स के लिए। वो एक पॉजिटिव साइन रहेगा अर्निंग्स के लिए। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इंडिकेटर क्या होता है जब आप लोग थोड़े ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं? तो जितने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं वो तो सारे कंसिडर करना ही पड़ते हैं, बट एक और फैक्टर है जो एटलीस्ट मैं पर्सनली, अच्छा, आपके लिए चैलेंज है कि बाकी सब लोगों ने बोल दिया तो मैं क्या बोलूं? बट एक पॉइंट है जो एटलीस्ट मैंने देखा है कि जब भी आप इसे 10 साल के हिसाब से अगर आप कभी कंपेयर करेंगे, ये पर्टिकुलर नंबर जो है वो हमेशा थोड़ा सटीक बैठता है। वो है मार्केट कैप टू जीडीपी का रेशियो। तो कहानी बड़ी सिंपल है कि अगर हमारी टोटल मार्केट कैप लेट से अभी 4-4.5 ट्रिलियन डॉलर है और हमारी इकोनॉमी का 4 ट्रिलियन डॉलर है, इसका मतलब मार्केट कैप हमारी इकोनॉमी से ज्यादा आगे जा चुका है। तो उस तरह से रेशियो देखेंगे तो एक टाइम पे जो कि अगर आप पीक लेंगे मार्केट का तो 150% तक हम चले गए थे, विच इज अगर आप हिस्ट्री से कभी देखोगे तो कभी नहीं हुआ इंडिया में। तो इसलिए बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग इसलिए आके बोल रहे थे कि भाई मार्केट पीक हो गया है, बिकॉज इट्स समथिंग विच इज नॉट सस्टेनेबल। अगर हम बाकी इकोनॉमी में भी देखेंगे तो कहीं भी ऐसा नहीं होता। सो इंडिया के लॉन्ग टर्म अगर हम एवरेज देखें, चाहे वो पी के मल्टीपल पे ले कि मार्केट कैप टू जीडीपी के मल्टीपल पे ले, तो करीबन 115%, 120% का एवरेज होता है। और बुरे टाइम में या पीक एकदम बॉटम जिसको कहते हैं कि मार्केट बॉटम बना चुका है, वो 80-85% होता है। मुझे उतना एक्सट्रीम नहीं लग रहा है अभी के हिसाब से। अगर मैं देखूं तो अभी भी थोड़ी मार्जिन बाकी है जो थोड़ी और नीचे आ सकती है, एंड 120% के आसपास जब आता है तब दैट्स अ स्वीट स्पॉट यू कैन कंसिडर कि एक लेवल पे मार्केट जो है रुक गया है। और क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी खराब भी नहीं कर रही है, 6% से तो ग्रो करेगी, मुझे लग रहा है रीजनेबल नंबर टू लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि शायद वो या बॉटम है। बिल्कुल, यहाँ पे ये आपने सही कहा, क्योंकि जो अलग अलग तरह की कमेंट्री आ रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी आ रही है, तो सब यही मान के चल रहे हैं कि अब हम लोग इकोनॉमी में जो थोड़ी बहुत सुस्ती थी वो सुस्ती दूर होती दिख रही है। सुनील जी को जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, खाली एक पॉइंट है जो एक पॉजिटिव सरप्राइज आउट ऑफ द ब्लू जो हो सकता है कि ये ट्रम्प की जो ड्रिल बेबी ड्रिल, और अगर रशिया यूक्रेन वॉर में उन्होंने कुछ भी शांति लाए ना, तो तेल का दाम अगर ये 75 ब्रेंट क्रूड का 65 या 60 की ओर चली जाए तो इंडिया के लिए बहुत गेट्स ओपन हो जाएंगे। ये उम्मीद नहीं है मैं, मगर अगर हो गया तो मार्केट दौड़ेगी भयंकर एफआईएस की वापसी, क्योंकि इंडिया 85% ऑयल इतना इंपोर्ट करता है। तो ये एक ब्लैक बॉक्स इवेंट है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हो गया तो छप्पड़ फाड़ के पैसा। हालांकि इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं सुनील जी, अगर आप उसमें रिएक्शन देना चाहें तो दीजिएगा, कि दरअसल यूएस प्रेसिडेंट लगातार पुश इस बात के लिए कर रहे हैं कि हम जो ऑयल निकाले ना उसको आप खरीदिए। अभी जब पीएम गए थे तो वहां भी इस तरह की चर्चा हुई। अब समस्या ये है कि यूएस जो ऑयल निकाल रहा है, जो ड्रिल कर रहा है, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ कर रहा है, तो वहां पे एस्टिमेट ये कहता है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब मान लिया जाए
है मार्केट में ऑयल हमें $50 के आसपास मिल रहा है, 60 का मिल रहा है, वो 70-80 पे बेचने को मजबूर करेगा, तब तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा ये तो। वो नहीं हो सकता है। फर्स्ट इंडिया एलएनजी खरीदेगी उधर, नॉट ऑयल, गैस। सेकंड बात है कि अगर वो तेल का दाम बढ़ रहा है ना मार्केट प्राइस से, लोकल पेट्रोल पंप में अमेरिका में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पेट्रोल की दाम इन्फ्लेशन में, तो वो कभी उसको बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि उधर लोकल इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है ना। तो वही दाम मैं इसलिए सवाल पूछा ना, चूंकि अगर वो चाहेगा कि हमारा ऑयल खरीदो और आपका ऑयल अगर महंगा है तो हम आपसे क्यों खरीदेंगे, ये सवाल उठा भी था। जब याद होगा जब रशिया पे सैंक्शन लगाया था सरकार ने, तब इंडिया ने क्लियर कहा भाई जहां से सस्ता मिलेगा वहां से हम लेंगे, अब जो महंगा मिलेगा उससे हम कैसे लेंगे, ये एक होगा। लेकिन देखना पड़ेगा पूरे ऑयल पॉलिटिक्स जो है कैसे आगे चल के अनवील होती जा रही है। मनीष डांगे जी कुछ जोड़ेंगे इस पे आप? मेरे ख्याल से जैसे बताया सुनील जी ने कि थोड़ा बहुत क्रूड का हमारा जो इंपोर्ट है मिडिल ईस्ट और रशिया से, वो उधर पिवट करना पड़ेगा ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन का। आई थिंक बड़ा ट्रेड इंडिया का डिफेंस है, वहां पे वो जबरदस्ती आपको जो मोटा मोटी ये ट्रेड हो चुका है, तो मेरे ख्याल से वहां पे एक बड़ा है। तीसरा, आपको सस्ती मोटरसाइकिलें मिलेंगी बहुत जल्दी हार्ले डेविडसन की। चौथा आपका बेसिकली फ्रूट्स वगैरह के अंदर हम अभी तक बहुत प्रोटेक्शनिस्ट थे, लेकिन अब क्योंकि यूएस बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तो वो हमारे लिए तो अच्छा, फार्मर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अब जब क्लास का पॉलिटिकली सेंसिटिव होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ओपन कर पाएंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा से ये एक पॉलिटिकली सेंसिटिव रहा है। तो इंडिया बहुत हैवी ड्यूटी लगाता है, तो उसके लिए पुश करेगा। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने कहा, कार का जिक्र किया खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हो सकता है कार जैसी चीज़ें और डेविडसन पे तो हम लोग ऐसी ड्यूटी कम कर चुके हैं, तो आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। अब शायद सस्ता में आना शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन इशू हो ही गया है। लेकिन इन सारे बातचीत करते हुए हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ठीक है आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें कर ली, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, अब जिनके पास पैसा वैसा है वो क्या करे अभिषेक जी? पैसा है तो लगाना है, रख के कैश तो आपको ज्यादा पाएंगे नहीं। सवाल बस यही आता है कि लगा लिया कल लोग 5% गिर गया तो और रोना पड़ेगा तब तो। नहीं, वो तो झेलना पड़ेगा। देखिए मार्केट के अंदर में अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं इसे परफेक्टली टाइम कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली मार्केट का बंदा नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत पक्की बात है कि आपने पैसे लगाए तो तेजी का मार्केट में जल्दी पैसे बन जाते हैं, और मंदी का मार्केट में जैसे अभी है गिरते भी है। बट फिर कब लगाना चाहिए, सवाल वही है, डिस्कशन वही है। सो स्टैगर्ड वे में ही लगाना सबसे राइट स्ट्रेटेजी है। एसआईपी का एक माध्यम तो प्रूवन है, बट अदरवाइज अगर किसी के पास लमसम लगाने के लिए, तो जैसे कहा कि इसे 2-3 ट्रांच में हम डिवाइड कर लें, तो आप बेटर वे में प्राइस को जो है एवरेज आउट कर पाएंगे। बाकी और कोई तरीका नहीं है कि जहां पे हम ये फिगर आउट कर लें कि सबसे सस्ता कहां से ले लें। अभय जी, पैसा लगाएं कैसे लगाएं? कुछ किस्तों में लगाएं कि एक ही साथ लगा दें कि 2-3% करके लगाते रहे? आई थिंक सिंस मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर है वो लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एज अ सेविंग मैकेनिज्म देख रहे हैं, नॉट एज अ स्पेकुलेटिव कि चलो मैंने सस्ते में ले लिया, अच्छा ट्रेड कर दिया, अगले महीने निकाल दूंगा। उन इन्वेस्टर्स को मेरी कोई गाइडेंस नहीं है फ्रैंकली, क्योंकि वो मुझसे बेटर समझते हैं उसके बारे में। पर जो लंबे समय तक अपना सेविंग, हाँ, जो ट्रेडिंग वाला है वो उसके सबके अपने व्यूज होते हैं, वो किसी के नहीं सुनते हैं, अपने ही मन की करते हैं। तो पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मुझे लगता है अच्छा मौका है। जब मार्केट में एक सेल ऑफ आता है तो अच्छे स्टॉक्स, बुरे स्टॉक्स सब सेल ऑफ हो जाते हैं। तो थोड़ी मेहनत करें तो उसमें मौके इसी मार्केट्स में मिलते हैं, ऐसे ही मार्केट्स में मिलते हैं। और फिर जो मैंने देखा है, मैं 95 में सिटी बैंक में काम करता था, मैं फंड मैनेजर था जब निफ्टी का इंडेक्स, निफ्टी स्टार्ट हुआ था 700 के लेवल से स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल से। तो अब 700 के बाद आज वो है जहाँ भी 24,000 23,000 के लेवल पे। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, वो बेनिफिट करती है उसको। उससे चिंता ना करें, उससे चिंता ना करें, मतलब आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, उसको ज्यादा ट्वीक ना करें। गोल्ड बढ़ गया तो गोल्ड के पीछे ना भागें, जो है उस जो समझ में आता है उतना ही करें, और एज अ सेविंग सबसे अच्छी रणनीति होगी। वही सबसे अच्छी रणनीति होगी। अब समय चूंकि खत्म हो रहा है, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए और अपनी बात काफ़ी स्पष्ट तरीके से रखने के लिए। उम्मीद करता हूँ शो के जरिए हमारे दर्शक कुछ न कुछ क्यू जरूर मिल रहा होगा। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।